हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन पटवार के बारे में चर्चा करेंगे। पटवार के अंदर अपन राजस्थान की हिस्ट्री है उसकी क्लास चल रही है। कुछ दिनों से मेडिकल इशू हो रखा था जिसके कारण मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। अब से अपन जो क्लास है वो एकदम कंटिन्यू तरीके से करने वाले हैं। और जो पटवारी की जो भर्ती है वो लगभग 2020 पदों पर की जाएगी। कितने पर की जाएगी? 2020 पदों के पर यह भर्ती होगी। समय आपको पता है कि आपके पास में बहुत कम है, लिमिटेड समय है, तो लिमिटेड समय के अंदर से ही आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारे नोट्स लेकर आ गए। नोट्सों की हालत आपने देख ली होगी कि जिस दुकानों से आपने जो नोट्स परचेज कर कर लाए थे उसमें से RS फ्री में कुछ भी नहीं आया। तो नोट्सों के बहाने रहने से बजाय आप खुद पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा गाइज। क्योंकि धीरे धीरे एग्जामिनर है वो क्वेश्चन बनाने का पैटर्न भी चेंज कर रहा है। पुराने वाली विचारधारा अब उनकी बदल चुकी है। तो इसीलिए मेरी यही राय है कि नोट्सों के चक्कर में ना पड़े। जितनी भी दुकानों के नोट्स हैं वो आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकते, RS फ्री ही नहीं निकाल सकते आपको। सीधी सी बात है, आपको खुद को मेच्योर होना पड़ेगा, अपने लक्ष्य के लिए एकदम डेडिकेटेड काम करना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा, ऑथेंटिक बुकों से काम करना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन ले पाओगे। तो आज अपन बात कर लेते हैं राजस्थान का भूगोल। किसके बारे में बात करेंगे अपन? राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के बारे में अपन चर्चा करें तो अपनी जो पहली यूनिट है उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जो सभी ने बहुत बार पढ़ी है क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग आप इसकी करते हो। तो इसके बारे में अपन ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे। जो कुछ भी नया पुराना चेंज हुआ है उसके बारे में अपन कंप्लीट देख लेंगे गाइज। तो जो पहली यूनिट का जो नाम आपका दे रखा है उसका नाम है राजस्थान की अवस्थिति। राजस्थान की अवस्थिति एवं भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृतिक प्रदेश आपकी पहली यूनिट का नाम है। सबसे सरल है, बहुत बार पढ़ी जाती है क्योंकि जब आप किताब खोलते हो तो आपने सबसे पहले इसी को पढ़ते हो, बाद में ज्योग्राफी से बोर हो जाते हो। मेरा ये दावा है कि ज्योग्राफी से मैं आपको बोर होने नहीं दूंगा। अपन जो चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे पेज भरा दिए और बहुत सारी PDF दे दी, पढ़ लो, इससे कुछ नहीं होना जाना। एकदम लिमिटेड चीज़ों के बारे में अपन देखेंगे गाइज। ठीक है, तो बात करते हैं राजस्थान की अवस्थिति और भूआकृतिक प्रदेशों के बारे में। आपको किस प्रकार से क्या क्या पढ़ना है उनके बारे में पहले अपन बात करें तो इस यूनिट को अपन 3 भागों में पढ़ेंगे। 3 भागों में कौन कौन से आते हैं वो देखो। सबसे पहला आ जाता है राजस्थान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, आकृति कैसी है, उसका विस्तार कैसा है। तो यहाँ पर लिखो राजस्थान का निर्माण। राजस्थान का निर्माण, आकार, स्थिति व विस्तार पढ़ना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं गाइज। दूसरा अपन पढ़ेंगे राजस्थान की सीमाएं, जिलेवार विस्तार। यहाँ पर लिखो राजस्थान की सीमाएं, जिलेवार विस्तार, इसके बारे में अपन देखेंगे। ये दूसरा आ जाता है। तीसरा अपन देखेंगे भौतिक विभाजन वाला। भौतिक विभाजन एवं विभिन्न उच्चावच बोल सकते हो, विभिन्न उच्चावच। ठीक है, तो 2 चीज़ें आ जाती हैं। और बात की जाए राजस्थान पॉलिटी है तो राजस्थान पॉलिटी जो EORO की जो श्रृंखला चल रही है ना, आप उसको ज्वाइन कर लेना। राजस्थान पॉलिटी में आप RAS मेंस से लेकर चाहे राजस्थान पुलिस का हो कोई भी एग्जाम बैठ जाना, उससे बाहर कोई भी चीज़ नहीं जाएगी क्योंकि उसमें अपन एकदम डीपली तरीके से डिस्कस कर रहे हैं गाइस। 2-3 क्लास मैंने पढ़ी हैं उसके बारे में। तो ये 3 चीज़ों को अपन डिवाइड कर रखा है। राजस्थान का निर्माण, आकृति, स्थिति और विस्तार के बारे में। दूसरा राजस्थान की सीमाएं, जिलेवार विस्तार किस प्रकार से है। भौतिक और विभिन्न उच्चावच हैं उनके बारे में अपन देखने वाले हैं। अब जो भौतिक विभाजन है या फिर विभिन्न उच्चावच है, इसको आगे चलकर अपने 4 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर आप एक लिख लो, मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर अपन बात करेंगे भौतिक विभाजन।
इस भौतिक विभाजन में बात करें तो जब राजस्थान का अपन ऊपर का हिस्सा चलते हैं पश्चिम की साइड में रेगिस्तान की तरफ, बाड़मेर जैसलमेर की तरफ, तो नाम आता है उसका, क्या आता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको क्लास में ही याद करवाना, ठीक है। और ज्योग्राफी को आप जितना मैप से पढ़ोगे वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखेगी, ठीक है, और लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा। सीधी सी बात आ जाती है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं, इसको अपन आगे चलकर 4 भागों में देखेंगे। एक का पहले का नाम आ जाता है शुष्क वाला, शुष्क रेतीला मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल आता है, ठीक है। दूसरा अपन डिस्कस करेंगे जिसका नाम आ जाता है लूणी जमाई, लूणी जमाई बेसिन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। और लास्ट का जाता है घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। देखो जो ये हिस्सा है ना, जैसे अपने राजस्थान का मैप ये आ गया, राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा। तो इसमें कुछ हिस्से हैं जो अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो देखो ये वाला हिस्सा आपके पास में देखने को मिल जाता है इसमें, ठीक है। इसमें पहला अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा अपन चलते हैं, जो नाम आ जाता है उसका अरावली पर्वतीय प्रदेश। सेकंड लिखो यहाँ पर अरावली पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। इस अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में भी अपन 3 भागों में पढ़ते हैं। जैसे अरावली पर्वतमाला उसको 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहले का नाम आ जाता है दक्षिणी अरावली, क्या नाम आता है, दक्षिणी अरावली आता है, ठीक है। दूसरा बात करें तो जो बीच वाली अरावली है उसको मध्य अरावली कहा जाता है, मध्य अरावली। तीसरा जाता है उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। 2 हो गए, तीसरा और देख लेते हैं अपन। तीसरा ये रहा गाइस। तीसरे का क्या नाम आ जाता है, तीसरे का नाम आ जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी अपन 3 भागों में पढ़ते हैं। पहले का नाम आ जाता है गाइस, क्या लिखोगे पहले का, बनास बाणगंगा बेसिन। यहाँ पर लिखो बनास बाणगंगा, बाणगंगा बेसिन, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अपन। ये तो अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पहली यूनिट के अंदर से, उसके बारे में अपन थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है। बनास बाणगंगा बेसिन के बाद में अपन देखेंगे चंबल बेसिन, चंबल बेसिन, ठीक है। और लास्ट आ जाता है छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान। इस छप्पन के मैदान को मध्य माही बेसिन भी कहा जाता है, मध्य माही बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। 3 चीज़ हो गई ना, चौथी और देख लेते हैं गाइस। चौथा है उसका नाम आ जाता है, नीचे की तरफ अब चलोगे हाड़ौती की तरफ है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश। ये चौथा आ जाता है और इसमें अपन 4 भागों में पढ़ेंगे इसको। देखो अब 4 भागों में भी कौन कौन से पढ़ेंगे। पहले का देखेंगे हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। राजस्थान की ज्योग्राफी जितनी सरल है ना, इससे सरल कुछ भी नहीं है, लेकिन आप क्या कर देते हो, उसको हल्के में ले लेते हो। विंध्यन कगार, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शाहबाद, शाहबाद उच्च क्षेत्र, उच्च क्षेत्र। और लास्ट का जाता है झालावाड़, झालावाड़ पठार, एवं बोल सकते हो उसका डांग गंगधर या फिर डांग गंगधार की उच्च भूमि, की उच्च भूमि इसको कह सकते हो, ठीक है।
ये 4 भागों में इसको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को बांटा गया है। तो पहले यूनिट में अपना ये टॉपिक दे रखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इतना थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अपन इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अब देखो, तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग कर लेते हैं। जो यहाँ पर अपन ने 3 चीज़ों में बांटा था ना, कहाँ पर बांटा था? ऊपर बांटा था। ये रहा राजस्थान का निर्माण, आकृति और विस्तार के बारे में अपन देख लेते हैं। इसी के साथ में जब इसको कनेक्ट कर देंगे ना, क्या इस वाले को इससे कनेक्ट करेंगे और इस वाले को इससे कनेक्ट करेंगे, तो ये ज्योग्राफी वाला जो पहली यूनिट है एकदम सरल हो जाएगी और एकदम लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगी। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लो आप। हेडिंग के बारे में लिखेंगे अपन राजस्थान का निर्माण। राजस्थान का निर्माण, राजस्थान के निर्माण के बारे में जब चर्चा होती है तो राजस्थान का मरुस्थलीय भाग और उत्तरी पूर्वी मैदानी का जो क्षेत्र का निर्माण है वो पहले क्या थे? टेथिस सागर के अवशेष हुआ करते थे। देखो अपन एक छोटी सी चीज़ से समझेंगे इसको। सपोज करो आपके पास में ये आ जाता है, एक सर्किल है। इस सर्किल को अपन मानते हैं, अज्यूम करते हैं ये राजस्थान है। इस राजस्थान का हिस्सा ये वाला है, ठीक है। ये उत्तरी हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है और ये पश्चिमी हिस्सा है। राजस्थान के अंदर से 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक अब मिलेगा टेथिस सागर, ठीक है, और दूसरे का नाम आ जाता है गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना लैंड आ गया। ये 2 चीज़ें आपको देखने को मिलती और इन्हीं 2 चीज़ों से राजस्थान का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर मैंने एक बात बताई कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है और उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है वो प्राचीन टेथिस सागर के अवशेषों से हुआ है। सीधी सी बात है कि जब राजस्थान का आप मरुस्थलीय प्रदेश देखते हो तो एक इधर वाला हिस्सा आ जाता है और ये वाला हिस्सा आ जाता है, ठीक है, इधर वाला। तो ये टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं इन दोनों को, ठीक है। बीच में बच गई कौन सी? अरावली पर्वतमाला बच गई इधर से, ठीक है, जो राजस्थान को 2 समांतर भागों में बांटती है। वैसे देखा जाए तो रेखाओं के हिसाब से भी देखेंगे कि कौन सी रेखा राजस्थान को 2 समान भागों में बांटती है। वैसे देखा जाए मोटा मोटी तौर पर तो राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है अरावली पर्वतमाला। ये अरावली पर्वतमाला है ना गाइज, ये गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से टेथिस सागर बना और किस प्रकार से गोंडवाना लैंड का हिस्सा राजस्थान के निर्माण में सहायता करता है। अब बात करें तो अरावली पर्वतमाला है, ये राजस्थान की प्रमुख जल विभाजक रेखा है जो राजस्थान को 2 समान भागों में बांटती है। क्योंकि जब आप अरावली के बारे में देखते हो तो राजस्थान की जो अरावली है इसके इस तरफ है तो वर्षा कम होती है, इस तरफ वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको जल विभाजक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें तो जो अरावली पर्वतमाला है ये नाम देखने को मिलेगा प्री कैम्ब्रियन। क्या मिलेगा? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन युगीन वलित पर्वत श्रृंखला है जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत श्रेणियों के रूप में विद्यमान है। अरावली के जब दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में जब जाते हो तो यहाँ पर आपको हाड़ौती का पठार मिल जाता है, मालवा के पठार का भी मिल जाता है जो लावा से निर्मित बताया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मोटा मोटी तौर पर आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। ज़्यादा डीपली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करते हो कि स्मार्ट वर्क करने के बजाय कौन सी मन करते हो? हार्ड वर्क करते हो। हार्ड वर्क करने से इंसान को सफलता नहीं मिलती। आज के कंपटीशन की दौर के अंदर आज को दौर को फॉलो करते हुए आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। स्मार्ट वर्क ये होता है कि आपको कम समय में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आप इस कंपटीशन की दौड़ से जीत पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान का निर्माण आपको समझ में आया। अब बात करते हैं राजस्थान की आकार कैसा है, राजस्थान की स्थिति किस प्रकार से है, राजस्थान का विस्तार किस प्रकार से है। तो नए हेडिंग यहाँ पर डालो, किसके बारे में अपन चर्चा करेंगे? आकार, स्थिति और विस्तार के बारे में देखेंगे। विस्तार, इन 3 चीज़ों से आपसे सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। देखो सबसे पहले आकृति बात करते हैं। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की आकृति आ जाती है विषम कोणीय।
विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक है, विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी आकृति है राजस्थान की, या फिर बोल सकते हो पतंगाकार। क्या जाती है? पतंगाकार आ जाती है, पतंग के समान भी कह सकते हो। और ये टी.एच. एडले के द्वारा बताई जाती है कि राजस्थान की आकृति इस प्रकार से है। अब बात करें तो राजस्थान का स्थिति किस प्रकार से है और राजस्थान का विस्तार किस प्रकार से है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो अपन छोटा सा मैप लेते हैं, इस मैप से आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी को आप मैप से पढ़ोगे, ऐसा मत सोचो कि मेरे को नया मैप नहीं मिला, मेरे को पुराना मैप नहीं मिला। आप पुराने मैप में ही काम कर लो तो भी आपका काम हो जाएगा, पर ज्योग्राफी पढ़ो तो आप सबसे पहले आपको मैप आना चाहिए। मैप आ गया तो ज्योग्राफी पूरी की पूरी आपके कदमों में हो जाएगी। ज्योग्राफी कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। ये रहा आपके पास में राजस्थान का मैप। इस राजस्थान के मैप में बारे में बात करें तो राजस्थान का उत्तरी हिस्सा ये है, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा ये है, पूर्वी हिस्सा ये है, पश्चिमी हिस्सा ये है। ठीक है, एक चीज़ आपके दिमाग में याद रखना कि राजस्थान, आपके पास में सवाल आया कि राजस्थान की ज़िलों में परिवर्तन हो गया, तो राजस्थान का इंटरनली चेंज हुआ है, बाहर वाला चेंज कुछ भी नहीं हुआ। केंद्र सरकार ही कर सकती है कि अगर किसी राज्य की सीमा के साथ में छेड़छाड़ राज्य सरकार नहीं कर सकती। सीधी सी बात करें अपन, अपने घर का जो मैटर है उस घर के मैटर के अंदर से अपन ही कुछ कर सकते हैं। घर का बाहर का कोई मैटर आ जाता है तो बाहर वालों को भी अपने को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सेम वैसा ही यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो जो राजस्थान की जो बाउंड्री है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, जो पहले थी वो आज है, वो बाद में भी रहेगी। ठीक है, जब तक कि केंद्र सरकार कुछ उसमें चेंज नहीं कर दे। तो राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा आपको समझ में आया। तो राजस्थान का जो विस्तार आप देखोगे, अब यहाँ पर हेडिंग डाल लो विस्तार। विस्तार के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं तो दो भागों में अपन देखते हैं। एक आ जाता है अक्षांशों से और दूसरा आ जाता है देशांतरों से। ठीक है, इनसे अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन अक्षांशों के हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ से अपन नीचे से चलेंगे। देखो, कोई भी चीज़ होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है ना, वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। तो ये वाली जो इधर रेखा जाती है ये रही, इसको बोला जाता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करोगी आप? ऐसा थोड़ी है कि आपने जैसे 1 2 3 4 5 से गिनती सीखते हो तो गिनती सीखने के अनुसार क्या करते हो आप? नीचे से सीखते हो ना। अब इसके अंदर से क्या हुआ, ये बढ़ा, अब बढ़ते बढ़ते यहाँ पर चला गया, ऊपर वाला एंडिंग पॉइंट आ जाता है ये कितना आ गया? तो ये याद रखना, ये आ जाता है 30 डिग्री 12 मिनट, और इसको बोला जाएगा उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा। इस नाम को जरूर याद रखना। इतना समझ में आया? अब जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ जाओगे तो राजस्थान का उत्तरी पॉइंट और दक्षिणी पॉइंट विस्तार आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं, देखो आगे अपन यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका जो विस्तार अगर आपसे पूछ ले विस्तार, तो विस्तार का ये बताना है कि कितना बताओगे। जैसे 23 डिग्री 3 मिनट है और 30 डिग्री 12 मिनट तक पहुँचने के लिए आपको इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आता है? 7 डिग्री 09 मिनट उत्तरी अक्षांश आ सकता है, फिर अक्षांश बोल सकते हो। ठीक है, ये इनका आपको देखने को मिल जाता है। एक चीज़ और देखी आपने, यहाँ से मैं चलूँगा यहाँ तक पहुँचूँगा तो दूरी भी आपको बता देनी है लगे हाथों। दूरी कितनी बताओगे? तो दूरी आपको बतानी है गाइस, यहाँ पर आ जाती है 826 किलोमीटर। कितनी आती है? 826 किलोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं इस तरफ से लेकर इस तरफ की तरफ, इसको बोला जाता है देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं होती हैं वो किसको बताती हैं? वो दूरी को बताती हैं, और देशांतर रेखाएं होती हैं वो समय का निर्धारण करती हैं। ये भी थोड़ा सा याद रखना।
तो अब देशांतरों के बारे में बात करते हैं, तो आप लिखना किस हिसाब से करते हो? जैसे इस तरफ से थोड़ी करते हो ना, इस तरफ से नहीं करते ना, आप करते हो जैसे यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हो, इधर से इस प्रकार से लिखते हो। तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर फॉलो करना है। यहाँ से आपको याद रखना है ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 69 डिग्री 29 मिनट। इसको बोला जाता है पूर्वी देशांतर। क्या बोला जाता है? पूर्वी देशांतर बोला जाता है। और उसकी स्थिति आ जाती है ये वाली। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ पहुँचोगे इस तरफ, तो उसके बारे में अपन बात करें तो उसकी स्थिति कितनी आ जाती है? वो आती है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर आ जाती है। उम्मीद करता हूँ कि इतना थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा इस मैप के अकॉर्डिंग। जैसे मैप में ही अपन सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, जो पहला वाला टॉपिक है वो मैप में ही सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हैं। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अपन जाते हैं, तो इन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस रहेगी या फिर दूरी रहेगी वो आ जाती है 869 किलोमीटर। कितनी आती है? 869 किलोमीटर आ जाती है। उत्तर से दक्षिण की तरफ 826 है, पश्चिम से पूर्व की तरफ 869 किलोमीटर आ जाती है। एक चीज़ और पूछ सकता है आपसे कि राजस्थान का देशांतरों के मध्य कितना फैला हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस बता देना है। 69 डिग्री 29 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट के अंदर से डिफरेंस निकाल देना, तो अंतर आएगा 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर। ठीक है, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, उम्मीद करता हूँ गाइज। अब एक राजस्थान के अंदर से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कैंसर लाइन, या फिर बोल सकते हो करक रेखा। करक रेखा राजस्थान के 2 जिलों के अंदर से गुजरती है जिसका नाम है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये रही डूंगरपुर बांसवाड़ा के पास में से। ठीक, इसी के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा इसमें से नीचे है, ये याद रखना। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा अलग बना देता हूँ। ये रही आपके पास में रेखा, 2 जिलों के अंदर से गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा के बारे में बात करें तो इसकी स्थिति 23 डिग्री या फिर बोल सकते हो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश आपको बताना है। ठीक है, इतना बता देना। इसका जो विस्तार बात करें, विस्तार तो 2 जिलों में मिलेगा। नाम आता है डूंगरपुर, डूंगरपुर, और दूसरे का नाम आ जाता है बांसवाड़ा। ये 2 चीज़ें आपको बतानी है। अब ये भी पूछ ले कि राजस्थान के अंदर से कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। कितनी है? 26 किलोमीटर बताई जाती है। और जो कैंसर लाइन है वह कर्क रेखा है राजस्थान के अंदर से, इसकी जो लंबाई है वो बांसवाड़ा में सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये जो रेखा है बांसवाड़ा में कुशलगढ़ तहसील और डूंगरपुर में बात करें तो चिल्खी गांव है, वहाँ के पास से गुजरती है। ठीक है, आगे अपन देखेंगे जब नदियों वाला टॉपिक देखेंगे तो माही नदी है, वो इसको 2 बार काटती है, उल्टे यू आकार का निर्माण करती है। वो सारी विशेषताओं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे गाइस। 2 चीज़ें आपने देख ली हैं, जिसका नाम आकार देख लिया राजस्थान का कैसा है, स्थिति आपने देख ली किस प्रकार से कौन कौन से पॉइंटों के ऊपर है राजस्थान की स्थिति, उनके बारे में आपने देख लिया। अब बात करते हैं विस्तार के बारे में। तो यहाँ पर लिखो विस्तार। विस्तार के बारे में डिस्कस करते हैं। तो विस्तार के बारे में जब चर्चा होती है तो राजस्थान का जो विस्तार आता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आपको बताना है। ठीक है, अगर बात की जाए वर्ग मील में तो 1,32,139 वर्ग मील स्क्वायर आपको बताना है। ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा याद रख लेना, कभी कभार पूछ लेता है जब दिनमान माड़ा होता है तब, और ये बेसिक सी चीज़ें अपने को याद नहीं रहती हैं। ठीक है, सरल सा डेटा है, आप आराम से याद कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने गर्लफ्रेंड के फ़ोन नंबर याद रख सकते हो तो आप इन डाटा को याद क्यों नहीं रख सकते। ठीक है, ये डाटा तो आपको नौकरी दिलाएंगे। तो सीधी सी बात है, जब सक्सेस होने के लिए सब कुछ आपको करना पड़ेगा।
बात की जाए राजस्थान और भारत के कंपैरिजन में, तो राजस्थान का जो हिस्सा आता है 10.41% है। कितना? 10.41% भाग है वो भारत का राजस्थान के पास में है। ठीक है, या फिर लिख सकते हो भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा, ये 10.41% आपको बताना है। इतना आप बता सकते हो। आगे बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का पहला राज्य है, ये भी आपको पता ही है। एक चीज़ आपने देख ली कि कितना 826 869 वाला देख ही लिया। एक चीज़ और नहीं लिखाई मैंने, वो और लिख लो आप। यहाँ से अगर बात करें, जैसे ये राजस्थान का हिस्सा है, ये राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है। यहाँ पर जब बात होती है उत्तर दक्षिण वाला हिस्सा, इन दोनों का ये और इन दोनों का ये, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो 43 किलोमीटर है। कितना है? 43 किलोमीटर आपको बताना है। इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। ज़्यादा टाइम अपन नहीं लेंगे कि 2-4 क्लास लेंगे, स्थिति विस्तार को अपन कंप्लीट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप बार बार उस चीज़ को पढ़ चुके हो और आपको पता है कि ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके अपन रिवाइज के लिए अपन देख रहे हैं इसको। आगे बात करते हैं, देखो किस प्रकार से क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ये रहा राजस्थान का मैप, दोबारा से अपन लेकर आ गए। राजस्थान का यहाँ पर हिस्सा, राजस्थान का ये हिस्सा, राजस्थान का ये हिस्सा, राजस्थान का ये हिस्सा। अब यहाँ पर अपने को ये तो पता होना चाहिए नहीं कि क्या क्या है, किस प्रकार से क्या है। मैंने ये इस अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार तो आपको बता दिया, पर राज्य के अंदर से ज़िले का नाम पता होना चाहिए और ज़िले के अंदर से कौन सा गांव है वो पता होना चाहिए। थोड़ी बेसिक जानकारी है। तो राजस्थान का ये ऊपरी वाला हिस्सा है, इसको उत्तरी छोर कहा जाता है। इस उत्तरी छोर के अंदर से नाम आता है उसका श्री गंगानगर। क्या नाम आता है? श्री गंगानगर नाम आता है। अन्न का कटोरा, बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, बहुत बार सवाल पूछा जाएगा, इसी से याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट जिला बन चुका है। या फिर ये भी कह सकते हो कि जो पेपर बनाने वाला इंसान है वो यहाँ से बिलोंग करता है, तो इसमें बहुत बार सवाल इससे पूछ रहा है, जो अभी हाल ही जो पीछे के एग्ज़ाम हुई है उनसे। यहाँ पर बात करें तो इसका जो एंडिंग पॉइंट है उसका नाम आ जाता है कोणा गांव। क्या नाम आता है? कोणा गांव आता है। इतना आपको समझ में आया। अब बात करते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं, बांसवाड़ा की तरफ। नाम आ जाता है यहाँ पर बांसवाड़ा। ये दक्षिणी छोर इसको कहा जाता है। क्या कह सकते हो? इसको दक्षिणी छोर कहते हैं। और इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो बांसवाड़ा है। और बांसवाड़ा के अंदर भी गांव के बारे में बात करें तो नाम आ जाता है उसका बोरकुंड गांव आ जाता है। स्थिति आपको पता ही है कि 23°03' उत्तरी अक्षांश आ जाती है। अब चलते हैं राजस्थान के पूर्वी छोर की तरफ, राजस्थान के पश्चिमी छोर की तरफ। आप अभी पीछे के जो हाल ही में पेपर हुए हैं उनका पेपरों का एनालिसिस करोगे तो उसके अंदर से सवाल उठाकर देखना। या तो आपको पूछा जाएगा श्री गंगानगर, बांसवाड़ा, और इधर बात करें जैसलमेर की साइड में, इन्हीं से पूछा जाता है। इधर वाले हिस्से में बहुत कम आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ये भी याद रखना। स्थिति विस्तार से संबंधित सवालों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, इधर बात करते हैं पूर्व की तरफ। पूर्व में कौन सा आएगा? पूर्वी छोर के बारे में बात करें तो नाम आ जाता है उसका धौलपुर। ठीक है लाला, क्या आता है? धौलपुर आता है। इस धौलपुर के बारे में बात करें तो इधर तो आ जाता है धौलपुर। धौलपुर का गांव कौन सा आएगा? तो नाम याद रखना, सिलोन गांव। क्या आता है? सिलोन गांव आ जाता है। इसकी स्थिति अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी बताओगे? वो भी याद रखना, सिलोन गांव। इसकी स्थिति आ जाती है वो 78°17' पूर्वी देशांतर आ जाती है। पश्चिम की तरफ चलते हैं, रेगिस्तान की तरफ। तो रेगिस्तान में बात करें तो जैसलमेर बाड़मेर वाला हिस्सा आ जाता है। तो इधर जो एंडिंग पॉइंट है उसका नाम आ जाता है जैसलमेर आएगा, जैसलमेर का ज़िला है। ठीक है, इस जैसलमेर ज़िले के अंदर से गांव कौन सा पड़ेगा? कटरा गांव पड़ेगा। कटरा गांव पड़ेगा। तो इन चीज़ों के बारे में आपने देख लिया होगा किस प्रकार से क्या क्या है, कौन सा गांव एंडिंग है, कौन सा ये है। अब बात करते हैं
चलो एंडिंग आपने देख लिया। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला, मध्य का ज़िला कौन सा है लाला? नागौर है। कौन सा है? नागौर आ जाता है। सैटेलाइट सर्वे के अंदर से बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर से देखने को मिल जाता है, जिसका नाम, गांव का नाम भी पूछ सकता है आपसे। उस गांव का नाम याद रखना, लाम्पो लाई आ जाता है। ये पूछा गया है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना बहुत समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सूर्य की स्थिति के बारे में और देख लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एक क्लियर हो जाए। अब एक चीज़ और याद रखना, जो सूरज है ना वो किस तरफ से निकलता है? इस तरफ से निकलता है, पूर्व की साइड में। ये रहा भाई सूरज। ज़्यादा सुंदर तो बना नहीं है, फिर भी आप काम चला लेना। इस सूरज की जो रोशनी है वो सर्वाधिक जो सीधी पड़ेगी वो किस पे पड़ेगी? इधर पड़ेगी, सर्वाधिक सीधी। और यहाँ पर नाम आ जाता है उसका बांसवाड़ा। ठीक है। तिरछी किसके पास में पड़ेंगी? तो ये ऊपर वाला हिस्सा आ जाता है, श्री गंगानगर। ये लो भाई, ये दूर पड़ जाता है तो यहाँ पर लिख सकते हो गंगानगर। इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। सबसे पहले सूरज कहाँ दिखेगा? धौलपुर में दिखेगा। और सबसे बाद में कहाँ दिखेगा? जैसलमेर में दिखेगा। इन दोनों में जो डिफरेंस अगर आपसे याद रखना है तो कितना बताना है? 35 मिनट 8 सेकंड आपको बताना है, इन दोनों में डिफरेंस। तो इतना आपने देख लिया। अब एक चीज़ और याद रख लेना, सबसे बड़ा ज़िला है वो जैसलमेर है। जैसलमेर। अब कितना इसका क्षेत्रफल है, इसमें कुछ थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ होगा, क्योंकि पहले वाला डाटा आपने को नहीं पढ़ना है। ठीक है। नया डेटा अपने पास में आया नहीं है कि नए वाले को नया ज़िला छोटा ये है, बड़ा ये है, वगैरह वगैरह। लेकिन वैसे देखा जाए तो एक सामान्य तौर पर जैसलमेर सबसे बड़ा अभी भी हाल फिलहाल यही बड़ा है। सबसे छोटा अपन नहीं कह सकते, क्योंकि राजस्थान सरकार की तरफ से कोई डेटा नहीं आया है। जब तक डेटा नहीं आता तब तक अपन ये क्लियर नहीं कर सकते कि कौन सा ज़िला छोटा है, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा कुछ ज़िले बनाए भी गए थे, कुछ ज़िले रद्द भी किए गए थे, कुछ संभाग रद्द भी किए गए थे। तो उनके बारे में ये सरकार का मैटर है, तो अपन इसमें नहीं बता सकते। ठीक, जब तक सरकार ऑफिशियली नहीं कह सकती कि इसका क्षेत्रफल इतना है, इसका क्षेत्रफल इतना है, तब तक अपन ये डिसाइड नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि राजस्थान का निर्माण, आकार, स्थिति और विस्तार एकदम बेसिक तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। सारे टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। ठीक है गाइस, क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की PDF फाइल मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जितना भी जो अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उस कंप्लीट ज्योग्राफी को अपन एक मैप से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैप से पढ़ी हुई ज्योग्राफी आपको लंबे समय तक याद रहती है, जिससे अपन समझ सकते हैं उस ज्योग्राफी को। रटने से चीज़ें होती हैं वो थोड़े समय के लिए याद रहती हैं, लॉन्ग लास्टिक चीज़ें नहीं रहती। समझी हुई चीज़ें रहती हैं, उसको लॉन्ग लास्टिक तरीके से अपन याद कर सकते हैं। तो अपने को अपना मेन मकसद है कि जो चीज़ें पढ़ें अपन तो वो लंबे समय तक याद रहें, क्योंकि जब सपोज करो आप पटवारी बन जाते हो तो पटवारी बन जाने के बाद में आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है राजस्थान का, तो एग्ज़ाम के टाइम तो आपको याद था, और जब पटवारी बन जाने के बाद में आपसे पूछा जाता है तो आपको वो आता नहीं है। तो वहाँ से आपको कुछ खुद पे ही बुरा लगता है कि यार मैंने पढ़ाई तो की थी, सिलेक्शन में ले लिया, पर मेरे को वो चीज़ें याद नहीं है। तो सीधी सी बात है, जो भी चीज़ आप पढ़ोगे तो वो सारी की सारी चीज़ें समझ कर पढ़ो। रट कर पढ़ोगे तो वो आपको याद नहीं रहेंगी। थोड़े समय के लिए रटी हुई चीज़ें आपको कम से कम 1 सप्ताह तक याद रहती हैं, बाद में वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, ख़त्म होने लग जाती हैं। लेकिन समझी हुई चीज़ें वो करीबन लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक याद रहती हैं आपको। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।